हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शुभजीत महापात्रा से, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं। साथ ही में वो आईआईएम अमृतसर के भी एलुमनाई हैं। इस वीडियो में वो हमें बताएंगे कि कौन से माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन को जाके दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाय शुभजीत, वेलकम टू वाइज बुल। और कैसे हैं आप? हाय विनायक, आई एम गुड, ऑल गुड। अब तू बता। ग्रेट शुभजीत, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 25 मई को मार्केट कैसा रहा, मार्केट ओपन हुआ तो क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स थे जिन्होंने मार्केट को आज अप साइड डाउन साइड किस तरीके से रैली कराया। तो शुभजीत, ऑल टू यू। तो गुड इवनिंग विनायक एंड ऑल योर व्यूअर्स। मार्केट आज, अगर मैं बोलूं कि ब्रॉड लाइन इंडेक्स अगर उतना कोलैप्स नहीं भी करा, बट अगर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को देखा जाए तो वो वहां पर टोटल कार्नेज चल रहा है। मतलब स्टॉक्स आर हिटिंग 10%, 15%, 20% लोअर सर्किट्स अक्रॉस सेक्टर्स। कुछ खास कंपनियों को छोड़कर अक्रॉस सभी सेक्टर्स पे ये हो रहा है। क्योंकि जो ब्रॉड जो रीजन है, जो फंडामेंटल रीजन है ऑफ मार्केट करेक्शन, देयर इज नो चेंज इन दैट। कुछ खास चेंज हुआ नहीं है, एक्सेप्ट कि डॉलर इंडेक्स जो 103 के ऊपर एक मेगा ब्रेकआउट दिया था वो थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। बट जो इन्फ्लेशन का जो डर है वर्ल्ड मार्केट्स पे, और उस डर के पीछे जो इन्फ्लेशन जो है उसके पीछे जो रीजंस हैं, जो कि यूक्रेन वार है या जो सप्लाई चेन में जो बॉटलनेक्स आई हैं, सप्लाई चेन के बॉटलनेक्स और यूक्रेन के वार के कारण जो कमोडिटी की जो रैली हुई थी या जो स्कैर्सिटी है, उसमें कुछ खास बदलाव नहीं आया है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं थोड़ी सी कूल ऑफ आई है, बट फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ है। जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक जो हमारे बिग डैडी हैं फेडरल रिजर्व और उसके जो हमारे ग्रैंडफादर हैं जे पॉवेल, वो कुछ खास कमेंट नहीं करने वाले हैं। कुछ भी डॉबिश, हमेशा हॉकिश कमेंट भी रहेगा। हॉकिश मतलब वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के फॉर पे ही रहेंगे। जो उनका कमेंट्री पिछले जो मीटिंग्स में जो बाहर आई है या जो बाहर ऑफ साइड्स में जो भी बाकी फेडरल रिजर्व के बाकी जो भी स्पीकर्स है, जो भी मेंबर्स है, जो भी लोग बोल रहे हैं, ये सब कोई डिस्काउंटेड है कि द इंटरेस्ट रेट विल राइज। अगर इंटरेस्ट रेट राइज होता गया तो ये मार्केट का एक सेक्शन एक एजम्पशन लेके बैठा है कि यूएस पे रिसेशन आएगी। अगर आप कल ही देखें, जो स्नैप जो कंपनी है, जो कि वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो कल 40% कोलैप्स कर गया। उसके पहले हम टारगेट को देखें, जो वो बहुत बड़ी रिटेलर है, वो भी 30-35% रिजल्ट्स एंड कमेंट्री के बाद कोलैप्स कर गया। नेटफ्लिक्स के बारे में हम सभी जानते ही हैं। वॉलमार्ट सेम स्टोरी, मेटा सेम स्टोरी। मतलब ये हो रहा है कि जो यूएस के ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप्स हैं वो सब में कार्नेज हो रहा है। जो एक वर्ड है कैटापुलेशन, कैटापुलेट हो रहा है पूरी की पूरी मार्केट, बिकॉज वो जो उनकी जो सीईओ के जो कमेंट्री है कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के कारण हमारी स्लो डाउन आएंगी, हम स्नैप निकल क्या कहा कि हम हायरिंग कम करेंगे, हमारा ग्रोथ प्रोजेक्शन कम रहेगा, हमारा मार्जिन कंप्रेस रहेगा। सिमिलर लाइन पे टारगेट ने भी कहा था। तो हम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, अभी मैं यहाँ बैंगलोर में बैठा हूँ, विनायक भी यहीं पर है, कोई मुंबई में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, तो हम लोग यहाँ पर बैठकर वर्ल्ड पे क्या चल रहा है ये जान पाना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो बड़े बड़े कंपनियों के सीईओज हैं या अगर कुछ रेलेवेंट डेटा पॉइंट्स है उससे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो स्नैप की जो सीईओ की कल अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल सुनेंगे तो उन्होंने काफी साफ वर्ड्स पे कहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण, इकोनॉमी में स्लो डाउन के कारण, इन्फ्लेशन के कारण हमारा मार्जिन कंप्रेस रहेगा, हमारी अर्निंग्स कम रहेगी, हमारा रिक्रूटमेंट भी कम होगा। तो ये जो फैक्टर्स मार्केट पे चल रही हैं, ये जो ओवरहैंग मार्केट पे है, जब तक ये ओवरहैंग नहीं हटेगा, किस चीज की ओवरहैंग की बारे में बार बार बात कर रहा हूँ कि हायर इन्फ्लेशन विल लीड टू हायर यील्ड्स, और हायर यील्ड्स इज नेवर गुड फॉर इक्विटी मार्केट्स। ये जो कोरिलेशन है, जब तक ये नहीं टूटेगा, ये जो एक गोल्डन लॉक बन चुका है, जब तक नहीं टूटेगा तब तक एक मैसिव रैली होना मेरे को लगता है पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि हम एक टेक्निकली एक बियर मार्केट पे हैं, तो बियर मार्केट की जो रैलीज होती है वो भी बड़ी फास्ट एंड फ्यूरियस होती हैं। जब वो होती हैं तो लोगों को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, बट अब फिर हम देखेंगे वो फिर से वो कूल ऑफ हो जाता है। तो मेरे नजर पे मार्केट के जो फंडामेंटल रीजंस जो मैंने कहा, इन्फ्लेशन के साथ जो लिंक्ड है बॉन्ड यील्ड्स, जब तक इसमें कुछ सब्सटेंशियल चेंज ना आए
कुछ एक नया चीज ना आए, तब तक एक नई रैली की उम्मीद करना मेरे को लगता है कि विल नॉट बी फ्रूटफुल। सेकेंड थिंग, आप जब भी कोई कंपनी को देख रहे हो कि कोई 30%, कोई 40% फ्रॉम पीक करेक्ट करा है, तो मेरा एक ये पर्सनल ओपिनियन है कि आप पीक से कितनी करेक्ट हुई है वो आप मत देखिए। आप देखिए कि प्री कोविड की जो लेवल थी 2020 का मार्च या फरवरी पकड़ ले, आप वहां से अगर देखेंगे तो आज भी बहुत जो कंपनियां वो डबल है या कोई 100% बढ़ा हुआ है। आप माइंडट्री को देखें, आप एलटीआई को देखें। मैं आईटी स्टॉक्स के बारे में बार बार स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें अच्छा खासा कार नहीं जाए, तो इनको देख के लग रहा है कि बहुत करेक्ट हो गई है, पर अगर आप उस लेवल से देखें 2020 के लेवल से, तो इनमें काफी ज्यादा रैली हुई। यस यस, वो रैली, तो ये बोलने का, ये एग्जांपल देने का लॉजिक ये है कि आप फिलहाल के जो करेक्शन को है आप टॉप से कंपेयर ना करें, आप उसको एक रेफरेंस मान ले। वो रेफरेंस आप 2019 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, आपका जैसा रेफरेंस, आप एक रेफरेंस माने। मैंने 2020 का प्री कोविड का एक रेफरेंस माना है कि उसके पर्सपेक्टिव में स्टॉक्स कैसी बढ़ी हुई। आप देखोगे कि सभी स्टॉक्स अभी भी इंसेंटली हाई वैल्यूएशन पे है, कहीं कुछ मतलब कुछ खास करेक्शन हुआ नहीं है, बस हमें देख के इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें एक रिसेंसी बायस रहता है। स्टॉक मार्केट में काफी यूज होता है रिसेंसी बायस। मार्केट वहां से 30% करेक्ट हो गया, उस पीक से 40% करेक्ट हो गया। पीक हर कोई पीक देखता है कि पहले मार्केट 18,000 19,000 के आसपास पहुंच गया और फिर वहां से करेक्ट हो रहा है। हर कोई पीक से ही कंपैरिजन करता है, नो डाउट। आप तो उसी के बारे में जो मार्केट की रैली हुई है, अगर आप कोई भी स्टॉक को पकड़ लें, आप 2020 के ऊपर से आप थोड़ा सा ग्राफ, अगर आप कोई कैंडल स्टिक मत देखें, आप सिंपल अगर लाइन कर्व भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो रॉकेट की तरह से ऊपर बढ़ा है, और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन दिखेगा। अगर आप अभी गूगल में भी जाके देखेंगे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स पे, कोई भी आईटी स्टॉक आप देख लें, तो आप देखोगे कि 2020 के पास से एक रॉकेट की तरह एक पैरेट ऊपर की तरह ऊपर गया है, और हल्का सा करेक्शन ऊपर से दिख रहा होगा, जो करेक्शन में हमको लग रहा है कि बहुत करेक्शन हो गया है। बट अगर आप बेस लाइन से अगर देखेंगे, जो कि मेरे लिए 2020 का मार्च है, वहां से वो काफी ज्यादा में भी बढ़ा हुआ है। तो आप ये एक बेसिक एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है। वो जो रैली थी वो प्योरली जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ड्रिवन थी, क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने लेफ्ट एंड राइट नोट प्रिंट की थी। यूएस ने $7 ट्रिलियन नोट प्रिंट किया गया था। तो वो जो पैसा है कहीं ना कहीं जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो इक्विटी हो, इन सब की वैल्यूएशन काफी हद तक एक इनसेन जोन में जा चुका था। अब जब वो पैसा धीरे धीरे जो फेड जो कर रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है और बैलेंस शीट को अपना रिड्यूस कर रहा है पर मंथ, तो वो जो कि पैसा फिर से सिस्टम से सकिंग हो जा रहा है सेंट्रल बैंक की तरफ से, तो एक करेक्शन इज क्वाइट लॉजिकल। और मुझे लगता है कि जब तक एक सब्सटैंशियल, जैसे कि मैंने कुछ कहा कि अगर ये हो सकता है कि चाइना अगर इकोनॉमी को फिर से रियल सेंस में ओपन करे तब कुछ हो सकता है, ताकि कुछ सप्लाई चेन रिलेटेड जो इन्फ्लेशन थे वो थोड़ी ठीक हो। अगर यूक्रेन वार में कुछ प्रोग्रेस होता है, इस तरह की जो मेजर इवेंट्स है, जब तक कुछ ऐसा मेजर नहीं होगा तो एक पुल बैक रैली हो सकता है, बट एक न्यू मार्केट रैली होना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है एज वी आर स्पीकिंग। राइट। और अब कब तक लगता है आपको कि ये बियर मार्केट का रन रहेगा, अगले 3 महीने 6 महीने? मैं जानो इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, हमें किसी को नहीं पता होता कि वो कितने टाइम तक चलेगा, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि बॉटम बन गया है या अभी भी मार्केट के अंदर डाउनफॉल के चांसेस हैं? बिकॉज हमने 30% तक का भी कोविड के अंदर डाउनफॉल देखा। मैं पर्सनली नहीं समझता कि मार्केट और करेक्ट होगी। आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, मार्केट कहां तक करेक्ट होगी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो प्रिडिक्ट करना कि कौन सा वो गोल्डन लेवल है कि जिसके नीचे हम कह सकते हैं कि अब हो गया और नहीं जाएगा, वो प्रिडिक्ट करना नियरली इम्पॉसिबल है। या मेरे में जो स्किल सेट है उससे वो ऊपर का चीज है कि मैं ये प्रिडिक्ट कर दूं कि बॉटम कहां बनेगा। बट मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि जो फैक्टर्स हैं, एज एन इन्वेस्टर या एज ए मैं जो ट्रेडर हूं, मेरे को फैक्टर्स देखनी है जिन फैक्टर्स के कारण ये ड्रॉप आया, ये करेक्शन आया। जिस दिन वो फैक्टर्स को नेगेट करने के लिए कोई भी इवेंट होगा, जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि अभी चाइना बोल रहा है कि जून से वो ओपन कर देगा, बट फिर अगर आप देखेंगे कंफ्लिक्टिंग न्यूज आएगा कि बीजिंग में फिर से केस बढ़ रहा है, फिर बीजिंग में उन्होंने फिर से लॉकडाउन कर दिया। राइट। हाँ, हम सभी को पता है ओमिक्रॉन वेरिएंट वो रहेगा इस सिस्टम पे, पर उनको ड्यू टू देयर पॉलिटिकल रीजंस और एक अलग रीजन है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, उस पे मैं अभी नहीं जा रहा हूं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बट चूंकि उसने वो जीरो कोविड की स्ट्रेटेजी लगाई है, वो अगर फिर ओपन करेगा फिर केसेस आएंगी और फिर हो सकता है वो लॉकडाउन कर दे। क्योंकि
शंघाई को बोलता है ओपन करेगा, फिर बीजिंग में केस बढ़ा तो फिर बीजिंग पे लॉकडाउन लगा रहा है। मतलब क्या है कि वहां पर वो अभी क्लियर पिक्चर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि किस दिन रैली स्टार्ट हो जाएगा या किस दिन ये मतलब बियर मार्केट खत्म होगा, वो प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। बट ये जो मेजर फैक्टर्स हैं, जैसे कि चाइना का जीरो कोविड स्ट्रेटेजी पे क्या चल रहा है, यूक्रेन के वार पे क्या चल रहा है, अगर ये फैक्टर्स कोई भी ठीक ठाक हो जाएं तो कहीं पर भी, तो एक ब्रॉड मार्केट की रैली होना एक पॉसिबल है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये जो बियर मार्केट है यहाँ पर सभी स्टॉक कोलैप्स कर रही हैं। अभी भी सेक्टर्स हैं, अभी भी स्टॉक्स हैं, जो कुछ स्टॉक्स है वो 52 वीक हाई पे, राइट। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 52 वीक हाई पे, बड़े स्टॉक, अच्छे स्टॉक, और बहुत सारे स्टॉक है जो 52 वीक लो पे। तो एज ए इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर हमारा यही काम है कि कौन सा सेक्टर किस समय चलेगा और क्यों चलेगा, ये दो रीजनिंग रहे। तो पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कौन सा चलेगा, या ये होना चाहिए क्यों चलेगा और कौन सा चलेगा। अगर ये पता है तो एज ए ट्रेडर या एक ट्रेडर इन्वेस्टर, जो मैं अपने आप को बोलता हूँ मैं एक ट्रेडर इन्वेस्टर हूँ, तो मेरे लिए वो काम कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अभी देखें जितने भी ऑटो स्टॉक्स हैं, ऑटो स्टॉक्स में कुछ खास बियर मार्केट नहीं है, रन भी नहीं है। मैं चेक कर रहा था ऑटो स्टॉक्स पिछले 5 सालों के अंदर पूरे इंडेक्स का 0% ग्रोथ है ऑटो के अंदर। तो अब पूरे 5 साल का मत देखिए, आप लास्ट 3 महीना या 6 महीने का चार्ट देखिए। बात सही है, 5 महीने 3 साल 2 साल में उनका, वहीं पर आता हूँ, ऑटो मार्केट जो उनका जो डाउनटर्न था वो 2 फैक्टर की वजह से था। ब्रॉडली आप 3 फैक्टर्स पकड़ लो। पहला, उनका बेचारों का सेमीकंडक्टर का जो चिप था वो नहीं था, बिल्कुल। तो ऑर्डर होने के बावजूद भी ऑर्डर की बैकलॉग है। आप कोई भी कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल सुन ले, आप मारुति सुन ले, टाटा मोटर्स सुन ले, किसी का भी आप सुन ले, या जो नॉन लिस्टेड एंटिटीज हैं उनको सुन ले, इनमें से खाली टाटा मोटर्स ने थोड़ा अच्छे से मैनेज किया था, बट बैकलॉग उनका भी। दूसरा उनका था, जितनी भी हम कमोडिटी की रैली थी, आज टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल आज कोलैप्स कर रही है। बट अगर आप उनका पिछला 1 साल का चार्ट देखेंगे तो 300 से कोई 1100, कोई 30 रुपीज से 120, इस तरह का रैली थी। मतलब कमोडिटी इन्फ्लेशन थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कमोडिटी इन्फ्लेशन और ये चिप की शॉर्टेज, इन दोनों रीजंस के कारण ऑटो स्टॉक एकदम बिल्कुल बिटन डाउन थी। बिल्कुल। अभी आप अगर देखें तो ये दोनों फैक्टर में से पहला जो फैक्टर है चिप की शॉर्टेज, जो काफी हद तक इंप्रूव हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा इंप्रूव हो गया है, अभी भी रिपोर्ट्स आती हैं कि कभी टोयोटा बोलता है कि हम 1 लाख कम गाड़ी बनाएंगे, दे विल कप देयर प्रोडक्शन बाय 1 लाख, कभी जनरल मोटर्स कुछ बोलता है। मतलब ये कि पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, पर जो 1.5 साल पहले 2 साल पहले जो शॉर्टेज था वहां से हम थोड़े इंप्रूव हुए। और दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये स्टील के ऊपर में जो एक्सपोर्ट बैन लगाया है, इसके कारण जितने भी ऑटो सेक्टर है, आप उस दिन का अनाउंसमेंट देखिए और उसके बाद से ऑटो के कंपनीज के आप चार्ट्स देखिए, उनमें इतने बड़े बियर मार्केट पे भी, जहां ब्रॉड मार्केट पे पूरी तरीके से कैटापुलेशन चल रहा है, वो कोलैप्स नहीं कर रहा है उन्होंने, क्योंकि उनमें जो 2 फैक्टर्स थे, ये 2 फैक्टर्स इंप्रूव हुई है। अभी जो एक थर्ड फैक्टर है वो है डिमांड का। तो वो डिमांड नेक्स्ट क्वार्टर के ऑनवर्ड्स हम अगर उसको देखेंगे कि किस तरह से डिमांड हो रहा है, क्योंकि अभी भी जितना भी ऑटो का सेल्स है, दे आर ऑल बिलो कोविड लेवल्स। कोविड 2019 में जो सेल होती थी, अभी भी अक्रॉस कंपनी 15 to 20% कम गाड़ियां सेल होती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ टाटा मोटर्स, ओनली बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेल। बाकी अब जो भी कंपनी देखोगे उसमें सेल अभी भी कम हो रही है। तो ऑटो कंपनीज में चूंकि जो 2 फैक्टर्स थे, चिप्स एंड कमोडिटी की इन्फ्लेशन, वो कूल ऑफ हुई है, वो ठीक हुई है, तो उनमें एक रैली आया। तो बोलने का लॉजिक यही है कि हर मार्केट पे, हर बियर मार्केट पे भी ऐसे कुछ सेक्टर्स होंगे। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं टाटा स्टील कोलैप्स कर रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील कोलैप्स कर रहा है, तो उनका जो यूजर है, जो ऑटोमोबाइल है मेन यूजर, वो उनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, और वहां पर आपको एक रैली मिल सकता है, वहां पर आपको स्टॉक्स खरीदनी चाहिए। ऐसे इवन ऑन ए ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग टाइप्स, कि हम खरीदेंगे उसको 10-20 डेज रखेंगे एंड देन विल हैव ए डिसेंट प्रॉफिट, तो वो हो सकता है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट बोलो, और आगे बोलो विनायक। ग्रेट इनसाइट। सो शुभजीत, आपको क्या लगता है कि अगर एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर कल का मार्केट किस तरीके से रहेगा? कल का मार्केट यानी कि 26 मई को आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? 26 मई की मार्केट को देखने के लिए आपको आज रात का डो जोन्स का मूवमेंट देखना होगा। ठीक है, कि रात को डो जोन्स, S&P और नैस्डैक कैसा मूव हो रहा है, चाइना के फ्रंट पे कोई न्यूज आ रहा है कि नहीं, वो देखना होगा। और
यूक्रेन वार को देखना होगा। ये जो ब्रॉड फैक्टर्स हो गए, जो मैक्रो हो गए, इसके अलावा मैं बोलूंगा एक और भी जो 3-4 और फिल्टर पॉइंट्स है कि आप डॉलर इंडेक्स देखें, आप क्रूड की लेवल देखें और यूएस की 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड्स देखें। ये तीनों चीजें आप ये एक फिल्टर, किसी भी ट्रेडर हो, कोई भी इन्वेस्टर, तीन चीजें एक ऑफ द हैंड प्रोजेक्शन करने के लिए 3-4 जो पैरामीटर है, DXY, बॉन्ड यील्ड्स, क्रूड की लेवल एंड यूएस का ब्रॉड मार्केट में क्या रैलीज हुई या क्या कोलैप्स हुआ, और अगर कोई बड़ा कोई कंपनी का कोई रिजल्ट है और वहां के सीईओ ने कुछ कमेंट्री किया, ये अगर आप सुने, ये जो 4-5 चीजें मैंने कही, तो उस पर आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि कल मार्केट कैसा होगा। अक्रॉस सेक्टर्स की अगर आप बात करें तो अभी फाइनेंशियल्स, अगर आप कोई बोले कि कल ही क्या होगा, तो आई कैन नॉट से कल क्या होगा, बट बेस्ड अपॉन दी जो ट्रेंड्स है, रियल एस्टेट एंड ऑटो फाइनेंशियल्स, इनमें काफी डिप भी आ चुका है, तो वी कैन सी एटलीस्ट अ पुल बैक रैली इन ऑल ऑफ दिस। एक और बात है, आईटी सेक्टर स्टॉक्स हैव कोलैप्स्ड लाइक एनीथिंग, बट अगर और 10 to 15% लार्ज कैप एंड 20 to 22% मिड कैप और स्मॉल कैप अगर कोलैप्स करे, देन दे विल बी इन द वैल्यू जोन। Then as an investor you should definitely do an SIP। मैं ये नहीं बोलूंगा अगर लमसम कोई पैसा लगाए, SIP स्टार्ट करें, but SIP is made because IT सेक्टर में भी यूएस की रिसेशन के थ्रेट को अगर छोड़ दें, बाकी जो फैक्टर्स थी जो आईटी की रैली के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, ये अभी भी उतनी इंटैक्ट है, ये कहीं गई नहीं है। और इंडिया के कोई भी आईटी कंपनीज के कॉन कॉल में उन्होंने किसी ने कहा भी नहीं है कि स्लो डाउन है। राइट। उन सब ने कहा है कि हमारा ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, हमारा गाइडेंस बहुत अच्छा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मार्केट चूंकि बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग है, वो सोच रहा है कि यूएस में शायद रिसेशन आएगा और रिसेशन आने से टेक की स्पेंडिंग कम होगी और कम होने से इन कंपनियों का जो गाइडेंस था वो इफेक्ट होगा, इसलिए मार्केट उसको डिस्काउंट करके उनको अभी, और चूंकि वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा हो गई थी तो उनको लोअर लेवल्स पे ले आ रहे हैं। बट जो फैक्टर्स थी, जो कोर इश्यूज थी जिनके कारण इनका री रेटिंग हुआ था, वो फैक्टर्स आज भी है, वो कहीं गई नहीं है। तो मुझे लगता है कि और थोड़ा करेक्शन के बाद 10 to 15 large cap, 20 to 25% mid cap and small cap, one can start an SIP. But as a disclaimer, I have already started the SIP in most of the IT stocks. SIP मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, if I have 100 rupees as my capital, तो मैं वहां पर अभी IT stocks पे 2 to 3 rupees के लिए लगा रहा हूँ। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, तो that should be clear। ये जो मैं SIP बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास अगर if I have 100 rupees में जाकर 30 rupees का SIP कर दूं एक बार की, मैं 3 महीने में डाल दूंगा 30 करके 90 डाल दूंगा, नहीं, मैं अभी 2 से 3 रुपए डाल रहा हूँ, मतलब 2 to 3% ऑफ द एंटायर कैपिटल स्प्रेड अक्रॉस 7 कंपनीज स्प्रेड करके डाल रहा हूँ, सच दैट मेरे पास ड्राई पाउडर बचा रहे, पैसे रहे, क्योंकि मुझे पता है कि ये कंपनीज आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इनके जो कोर इश्यूज हैं या जो कोर फंडामेंटल रीजंस थी जिनके कारण इनका रैली हुआ था, वो आज भी इंटैक्ट है, वो कहीं गया नहीं है। अगर यूएस में रिसेशन आ भी जाएगा तो फिर 1 साल बाद वो फिर उभर जाएगा। बिल्कुल राइट। तो है नहीं, पेरिनियल रिसेशन रहेगा तो भी मेरे पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए सो दैट आई कैन पार्टिसिपेट एट लोअर लेवल्स। राइट, बिल्कुल। तो as we are speaking, मैं 2 to 3 rupees on a capital of 100 rupees spread across 7 to 8 companies, I am doing the SIP। is not obviously it's not an investment advice, it just use बात हुई है, I'm just giving my own perspective on this, on the specific as a disclaimer, this is not an investment advice, it is just a discussion what we are looking at markets. So thank you Shubhajit, it was a really nice interaction with you. We will make sure कि हम इस तरीके के interactions regular basis पे करते रहेंगे, आपका insight लेते रहेंगे और हमारे viewers को भी अच्छा रहेगा। आपके viewers के लिए एक particular sector के बारे में खाली मैं just थोड़ा सा एक gist दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये एक ऐसा sector है जो recession, inflation, इन सभी चीजों से इसका कोई effect नहीं होता है। It is not affected by recession or inflation। जी, वो है द कंट्रीज डिफेंस स्टॉक्स। राइट जी। हम जिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे वर्ल्ड पे रह रहे हैं, डिफेंस इज द इंपॉर्टेंस और इट इज वन ऑफ द कोर पिवोटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कंट्री। कोई भी देश आज अपने डिफेंस के प्रति पूरी तरीके से जागरूक हो चुका है।
राइट राइट। जापान जैसी कंट्री जो अपने जीडीपी का 1% भी नहीं डालता था मिलिट्री पे, वो बोल रहा है मैं 2 से 3% डबल कर रहा है अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर। बोलने का लॉजिक ये है कि आज का जो ये एक, और हम तो पाकिस्तान और चाइना ऐसा कंट्री से घिरे हुए हैं जी, तो हमारा पोजीशन तो और भी हॉस्टाइल है। राइट। तो इस पे जो गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज हैं और प्राइवेट की कुछ कंपनीज हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, ये तीनों पीएसयूज हैं, और एलएनटी, भारत फोर्ज, ये प्राइवेट कंपनीज हैं। बट ये जो 5-6 कंपनी, और आप लोग और भी रिसर्च कर सकते हैं इस पे, इनका जो डिफेंस का ऑर्डर बुक है, आप एलएनटी का देखो, आप भारत फोर्ज का देखो, आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का देखो, आप एचएएल का देखो, ये काफी अच्छे तरीके से मूव हो रहा है। और गोइंग फॉरवर्ड भी, और गवर्नमेंट ने जो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट लाया है, इसमें डिफेंस की आप लोग सबको देखना, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ये 3 लिस्ट डाला है। उसमें से अराउंड 7 to 8 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है अक्रॉस नेक्स्ट 5 years, ये इंडियन कंपनीज को ही मिलेंगी। ये रूल है गवर्नमेंट का। So the government has made sure कि 7 to 8 लाख करोड़ की, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा था डिफेंस में, तो गवर्नमेंट टू रिड्यूस दैट डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज एंड आल्सो टू रिड्यूस आवर फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट ने 3 लिस्ट निकाली है। इन 3 लिस्ट पे अगर आप देखोगे टोटल जो ऑर्डर बुक होगा तो अराउंड 7 to 8 लाख करोड़ का है, और वो खाली इंडियन कंपनीज को ही मिल सकता है। फॉरेन कंपनीज को अगर लेना है तो उनको इंडियन कंपनीज से जेबी करना है तब मिलेगा, अदरवाइज उनको नहीं मिल सकता। तो ये एक पर्टिकुलर जो सेक्टर है डिफेंस, इस पे इन्फ्लेशन या गवर्नमेंट स्पेंडिंग या रिसेशन इस पे इफेक्ट नहीं डालता, बिकॉज इट इज लिंक्ड टू नेशनल सिक्योरिटी। राइट। तो कोई भी देश, कोई भी सरकार आज के डेट पे, दैट इज आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो डिफेंस सेक्टर आई थिंक वन शुड एटलीस्ट गिव अ लुक, क्योंकि उस पे फिर हमको डर नहीं लगेगा कि डो जोन्स कितना मूव किया, नैस्डैक क्या मूवमेंट हुआ, क्योंकि वो उसका रैली, उसके अगर आप चार्ट्स भी देखो, they have not given a spectacular return, but they are also not corrected a lot. तो एक लुक बन सकता है डिफेंस सेक्टर की। हम अपने व्यूअर्स को बोलेंगे एक बार डिफेंसिव स्टॉक्स को जरूर देखें, और अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें, बिकॉज वी आर जस्ट डिस्कसिंग व्हाट आर द सेक्टर्स। तो ये एक सेक्टर के प्रति जो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे, जो लगता है कि कुछ होगा, इसी के लिए इसको यहाँ शेयर किया गया। Good. Understood. Thank you, Shubhajit. It was really nice talking to you, and we'll make sure कि आप हमारे चलो, see you.